ज्वाइन कर लें। सो रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सो अपने माइक्स म्यूट कर लें। क्लास के एंड पे मैं आप लोगों की अटेंडेंस लूंगा, तो नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे क्लास के एंड पे। अस्त- ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। हमने शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 21 के। सो हेयर इज योर शॉर्ट क्वेश्चंस। साथ साथ अपनी बुक्स ओपन कर लें, वहाँ से टैली कर लें। यहाँ पे कंप्लीट मैंने क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं। लेक्चर के एंड पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर आइसोटोप्स, व्हाट डू दे हैव इन कॉमन एंड व्हाट आर दे डिफरेंस। वो सबसे पहले पूछे आपके पास आइसोटोप्स क्या होती हैं, आइसोटोप्स में कॉमन चीजें क्या होती हैं, और आइसोटोप्स में डिफरेंट क्या चीजें होती हैं आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइसोटॉप क्या होता है। आइसोटॉप आप सबको पता है किसी भी एटम के वो एलिमेंट्स होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है मगर मैस नंबर डिफरेंट होता है आपके पास। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको पता है हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, तीन आइसोटोप हाइड्रोजन के होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। ठीक है, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, यू नो दैट। और इसी तरीके से इनमें डिफरेंट क्या होता है आपके पास। इनमें आपको पता है जो भी आइसोटोप्स होते हैं इनमें प्रोटॉन नंबर तो सेम रहते हैं मगर जो इनमें मैस नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। इन तीनों के जो प्रोटॉन नंबर है वो तो वन है, मगर प्रोटियम का जो टॉम मैस नंबर है वो वन है, ड्यूटियम का जो मैस नंबर है वो टू है, ट्रिटियम का जो मैस नंबर है वो थ्री है आपके पास। ठीक है, और इन आइसोटॉप्स में जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी सेम रहती हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। मगर जो ओनली डिफरेंट होता है वो इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं और इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ मैसेज होते हैं। किन की बात कर रहा हूँ, आइसोटॉप्स की। तो अब आपको समझ आ गई आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इनमें सेम चीजें कौन सी होती हैं और इनमें डिफरेंट चीजें कौन सी होती हैं। समझ आ गई सबको, किसी का क्वेश्चन है बेटा? ओके, नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई आर हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल। अब देखिए हैवी न्यूक्लियस जो है आपका वो अनस्टेबल क्यों होता है आपके पास। आपको पता है कोई भी न्यूक्लियस हैवी क्यों होता है। आपको पता है एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है वो तो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो आप कहेंगे एक एटम के अंदर होते हैं सारे के सारे प्रोटॉन्स, और अगर एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स है तो उन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो एक एटम के अंदर जब इतने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होती है जिसको आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रिपल्सिव फोर्स की वजह से एक एटम डिके करने की कोशिश करता है जिसको आप रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। इसलिए आप कहेंगे कि आपका जो भी न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल, हैवी न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल रहते हैं ड्यू टू हाई रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनसाइड देम। समझ आ गई बेटा? बेटा आवाज आ रही है ना, साथ साथ रिस्पॉन्ड भी करते जाएं। आ रही है सर। यस सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री माशाल्लाह। है आपके पास, इफ अ न्यूक्लियस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1 ईयर। अगर एक न्यूक्लियस है जिसकी हाफ लाइफ आपके पास 1 साल है, आवाज आ रही है। क्या इसका मतलब है कि क्या वो कंप्लीटली डिके कर जाएगा 2 साल के बाद? एक्सप्लेन, तो आपने एक्सप्लेन करना है। सपोज करें आपके पास एक न्यूक्लियस है जिसकी हाफ लाइफ 1 ईयर है, क्या इसका ये मतलब है कि 2 साल के बाद वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जब हाफ लाइफ का टॉपिक पढ़ा था मैंने आपको बताया था हाफ लाइफ का मतलब ये है कि जब आधा न्यूक्लियस डिके कर चुका होता है मजीद उतने टाइम के बाद उसका आधा डिके करेगा। लेट सपोज अगर एक न्यूक्लियस की हाफ लाइफ 100 साल है तो वो 100 साल के बाद आधा डिके कर गया होगा। मजीद जब 100 साल गुजरेंगे वो जो 50% रह गया, 50 का आधा 25%। अब मजीद 100 साल बाद उस 25 का आधा जो कि 12.5 बनता है, मजीद 100 साल बाद वो 12 का भी आधा। तो एक न्यूक्लियस कभी भी 100% डिके नहीं करता, वो 100% खत्म नहीं होता आपका। ठीक है, अब्दुल्ला बेटा इसको रिमूव करें। तो कोई भी न्यूक्लियस आपका 100% डिके नहीं करता, तो आप यही कहेंगे कि इसका आंसर है नो।
वो अपनी रेशियो से डिके करता जाएगा। तो 2 साल के बाद वो कितना रह गया होगा, जस्ट आपका 25% रह गया होगा। बात समझ आ गई तीसरे क्वेश्चन की? ओके, नाउ मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल डिके आफ्टर 2 हाफ लाइफ? अगर 2 हाफ लाइफ गुजर जाएं तो उसके बाद कितना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपका रह चुका होगा? तो आपको पता है कि जब 2 हाफ लाइफ रह गुजर चुकी हो तो 75% आपका जो सैंपल है वो डिके कर चुका होता है, सिर्फ आधा रह गया होता है, जस्ट 1/4%। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि आपका जो सेकेंड हाफ लाइफ के बाद सिर्फ आपका 25% रेडियो एक्टिव सैंपल रह गया है, बाकी 75% जो रेडियो एक्टिव आपका एलिमेंट है वो डिके कर चुके हैं। समझ आ गई मेरी बात? जी बेटा, साथ साथ रिस्पॉन्ड करते जाएं, समझ आ रही है? शायद से। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। Since Earth is 5 billion years old, how can we still find radium 226 जिसकी हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है इन नेचर? वो कह रहे हैं हमारी अर्थ को 5 बिलियन साल गुजर चुके हैं, और क्या अभी भी कोई चांस है कि हम रेडियम 226, रेडियम क्या होता है, एक एलिमेंट का नाम है, क्या उसको हम अभी भी ढूंढ सकते हैं नेचर में? और रेडियम का 226 का हाफ लाइफ हमें गिवन है जो कि है 1600 साल। तो बेशक रेडियम का हाफ लाइफ 1600 साल है, इसका ये मतलब नहीं है कि 1600 साल के बाद वो 100% इस दुनिया से खत्म हो चुका होगा, ऐसा नहीं है। हमने अभी पढ़ा है कि वो 1600 साल के बाद आधा रह गया होगा, मजीद 1600 साल के बाद वो 25% रह गया होगा, मजीद 1600 साल के बाद वो 12%, इस तरह वो 0.00111 0.1 तक चला जाएगा, मगर वो जीरो कभी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर है नो। 5 बिलियन साल के बाद भी अभी भी हम अपनी अर्थ के कोर से रेडियम 226 को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारी अर्थ में मौजूद है। क्योंकि आपको पता है रेडियम किस में डिके करता है, यूरेनियम में। और रेडियम का जो डिके होता है ये किसके थ्रू होता है, वाई अल्फा डिके होता है। ठीक है, और यूरेनियम फिर आगे डिके कर जाता है आपके पास थोरियम में। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है आपके पास। डिस्क्राइब अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशन विद मैटर। अब आपने छठे क्वेश्चन में बता रहे हैं कि डिफरेंट रेडिएशंस का मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट होता है, तो आपको अच्छे से पता होगा, हमने टॉपिक्स किए थे। हमने अल्फा का इंटरेक्शन भी मैटर के साथ किया था, बीटा का इंटरेक्शन भी मैटर के साथ किया था, और गैमा का इंटरेक्शन भी हमने मैटर के साथ किया था। तो हमने देखा था कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो आयोनाइजेशन, अल्फा पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो एटम्स को आयोनाइज कर देता है। इसी तरह बीटा पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो उसकी आयनाइजेशन तो कम होती है मगर उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। अब ये आयनाइजेशन और पेनिट्रेशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए। आयनाइजेशन होती है कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देने को आयनाइजेशन बोलते हैं, और पेनिट्रेशन होती है कि कोई भी रेडिएशन किसी भी मैटर के अंदर कितना पास थ्रू करती है, कितना अंदर गुजरती है, उसको आप पेनिट्रेशन बोलते हैं। और आयनाइजेशन का पेनिट्रेशन के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन ज्यादा है तो इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल की जो पेनिट्रेशन है वो कम होगी, बीटा पार्टिकल की जो आयनाइजेशन अगर वो ज्यादा है तो उसकी पेनिट्रेशन कम होगी। और हमें पता है सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन आपकी किसकी होती है? सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन आपके पास होती है वो होती है आपकी गैमा रेडिएशन की। ठीक है, और गैमा रेडिएशन की अगर पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है तो आप कहेंगे कि गैमा रेडिएशन की जो आयनाइजिंग पावर है वो सबसे ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पेनिट्रेशन का आयनाइजेशन के साथ इनवर्स रिलेशन। ठीक है, सातवें क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं। एक्सप्लेन हाउ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स में आयनाइज एन एटम विदाउट डायरेक्टली हिटिंग एन इलेक्ट्रॉन्स। सातवें क्वेश्चन में आपने बताना है कि अल्फा और बीटा किस तरह किसी भी एटम को आयनाइज कर देगा उसको टच किए बगैर, उसको हिट किए बगैर। ऐसा क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके न्यूक्लियस की वजह से होती है, और न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। उन प्रोटॉन्स की फोर्स होती है जो कि एक्सटर्नल में होती है। तो अल्फा बीटा रेडिएशन उन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके भी उनको आगे मूव कर सकते हैं। तो अल्फा बीटा रेडिएशन डायरेक्टली किसी भी मैटर के साथ हिट किए बगैर
बी किसी एटम को उसकी जगह से हटा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस एटम के पास क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद होती है, ठीक है, जिस फोर्स के साथ वो रेडिएशन इंटरेक्ट करती है और जिसकी वजह से वो फिर आगे आपका एटम मूव करता है। बात समझ आ गई बेटा? यस सर। ओके। नेक्स्ट 8वां यस क्वेश्चन है सर। हमारे पास। अ पार्टिकल विच प्रोड्यूसेस मोर आयनाइजेशन इज लेस पेनिट्रेटिंग, व्हाई? तो 8वें क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। वो यही कह रहा है कि अगर एक पार्टिकल के पास आयनाइजेशन पावर ज्यादा है तो वो लेस पेनिट्रेटिंग क्यों होगी? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि आयनाइजेशन का पेनिट्रेशन के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर एक पार्टिकल की आयनाइजेशन ज्यादा है तो उसकी पेनिट्रेशन कम होगी, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन किसकी होती है? अल्फा पार्टिकल की। और सबसे कम आयनाइजेशन किसकी होती है? गैमा रेडिएशन की। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग क्या होता है? गैमा रेडिएशन। और सबसे कम पेनिट्रेटिंग कौन सा होता है? अल्फा रेडिएशन। समझ आ गई? नौवां क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिवील्ड बाय द लेंथ ऑफ शेप और ट्रैक इन अ विल्सन क्लाउड चैम्बर? आपको पता होगा हमने तीन तरह के चैम्बर्स पढ़े थे रेडिएशन डिटेक्टर। पहले का नाम था विल्सन क्लाउड चैम्बर, दूसरे का नाम था गीगर मूलर काउंटर और तीसरे का नाम था सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये विल्सन क्लाउड चैम्बर में से आया हुआ है। इसमें वो आपसे पूछा है कि विल्सन क्लाउड चैम्बर में से जो आपको रिजल्ट्स मिले हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। बेसिकली आपको मैंने एक डायग्राम भी बनाई थी लेक्चर के दौरान, आपको याद होगा। कुछ लाइनें सीधी जा रही थी, कुछ कर्व जा रही थी और कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाई थी। बेसिकली वो जो लेंथ थी ट्रैक की, छोटी बड़ी, वो बेसिकली क्या शो कर रही थी? एनर्जी और रेंज की। जिसकी लेंथ ज्यादा थी उसका मतलब है उस पार्टिकल के पास एनर्जी भी ज्यादा है और रेंज भी ज्यादा है। और जिसकी लेंथ पार्टिकल की छोटी थी उसका मतलब उस पार्टिकल के पास एनर्जी भी कम है और रेंज भी कम है। और कुछ आपको पता होगा कि मैंने वो लाइंस बनाई थी, कुछ मोटी थी और कुछ पतली थी। जो मोटी थी वो शो कर रही थी कि जो आपका पार्टिकल है उसका मैस भी ज्यादा है और उसकी आयनाइजिंग पावर भी ज्यादा है। और अगर पतली लाइंस आपको नजर आएंगी तो आप समझ जाइएगा कि उसके उस रेडिएशन के पास आयनाइजिंग पावर भी कम है और उसका मैस भी कम है और उसके पास कम नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो ये रिजल्ट्स हमें मिले थे जब हमने एक विल्सन क्लाउड चैम्बर को रेडिएशन डिटेक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया था, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है आपके पास, वाई मस्ट जीएम ट्यूब? जीएम ट्यूब का क्या मतलब है? गीगर मूलर ट्यूब। ये सेकंड टाइप ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर था जो कि हमने पढ़ा था। वो कह रहा है वाई मस्ट अ गीगर मूलर ट्यूब फॉर एन अल्फा पार्टिकल हैव अ थिन विंडो, व्हाई डज गामा रेडिएशन हैव नो विंडो? जब हमने गीगर मूलर का एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्सपेरिमेंट है रेडिएशन डिटेक्शन के लिए, इसमें वो कह रहा है कि जब अल्फा पार्टिकल को रखा जाता था तो वो अल्फा पार्टिकल को जब रखा जाता था तो उसके लिए थिन विंडो का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? और जो आपके पास जब हम गैमा रेडिएशन को गीगर मूलर काउंटर के अंदर प्लेस करते थे तो तब हम उसमें नो विंडो यानी किसी भी विंडो का इस्तेमाल क्यों नहीं करते थे? क्यों? क्योंकि आपको पता है अल्फा पार्टिकल की जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो अगर वो बहुत ज्यादा कम है तो वो बाहर से आने वाली रेडिएशन को, वो जो छोटी सी विंडो है ग्लास की, उसको ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो हमें यही चाहते हैं कि गीगर मूलर ट्यूब के अंदर जो अल्फा रेडिएशन हमने रखी हुई है, बाहर से आने वाली रेडिएशन उसको डिस्टर्ब ना करें। तो क्योंकि वो थिन विंडो होती है, अल्फा रेडिएशन उसमें से पास नहीं कर सकती क्योंकि अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन कम होती है। तो मगर गैमा की रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है, दैट्स वाई हम गैमा के लिए किसी भी विंडो का इस्तेमाल नहीं करते, मगर अल्फा पार्टिकल के लिए थिन विंडो का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, गीगर मूलर ट्यूब के अंदर। समझ आ गई बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ अ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर इन द टर्म ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब वो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जो आपने तीसरा टाइप ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर पढ़ा था जिसका नाम है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, इसका प्रिंसिपल बताएं। तो आपको याद होगा कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का क्या प्रिंसिपल था कि जब रेडिएशन आती थी वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती थी और मैटर, हम पीएन जंक्शन का इस्तेमाल करते थे और पीएन जंक्शन में क्या चीज जनरेट होती थी? इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में आपको पता है कि हम पीएन जंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और जब हम रेडिएशन को पीएन जंक्शन पे फॉल कराते हैं तो उन पीएन जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो जाते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो जाते हैं वहां पे डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है। आपको पता है कि अगर डिप्लीशन रीजन की विड्थ बड़ी है तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, और अगर डिप्लीशन रीज की विड्थ छोटी है, पतला है, तो उसमें से करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल एक सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, व्हाट डू वी मीन बाय क्रिटिकल मैस? क्रिटिकल मैस आपके पास क्या होता है?
तो ये जो टॉपिक आया हुआ है ये आया हुआ है फिशन रिएक्शन के टॉपिक में से। क्रिटिकल मैथ बेसिकली वो मैथ होता है जो कि किसी भी फिशन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जितना भी छोटा सा मैथ आपको दरकार है उसको आप कहते हैं क्रिटिकल मैथ। जैसा कि आपको पता है फिशन रिएक्शन करने के लिए हमें यूरेनियम की कितनी मिकदार चाहिए होती है, 1 ग्राम। अगर आपके पास 1 ग्राम का यूरेनियम मौजूद है तो आप उसे फिशन रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 1 ग्राम है ना यूरेनियम का, ये क्रिटिकल मैस है, यानी इतना मैस होगा तब ही आप उसको फिशन रिएक्शन कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। बात समझ आ गई? तो ये होता है क्रिटिकल मैस आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ न्यूक्लियर पावर फॉसिल फ्यूल। ठीक है, अब आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं न्यूक्लियर पावर के। आपको पता है कि जो न्यूक्लियर पावर है उसमें से बहुत ही हार्मफुल किस्म की रेडिएशन निकलती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर पावर में हम फिशन और फ्यूजन रिएक्शन करते हैं, यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो वेस्ट होता है सारा का सारा वो एटमॉस्फेयर में जाता है, और एटमॉस्फेयर में वो डिफरेंट गैसेस के साथ मिलके ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं? आपको पता है कि मीथेन, ये सारी, ठीक है, ये ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और जब ये आपके एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी आपके एयर को पोल्यूट करेंगी, आपका एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा, और इस तरह ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है बेटा, अजान हो ओके रही करें है, सर। अजान की 1 मिनट ब्रेक ले लें। माशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये लाइनें कौन लगा रहा है सर? ये देखें, लाइन किसने लगाई है? सर जी सर हो ये गई है लाइनें खत्म। ये लाइन किसने लगा दी? गोवर छपड़ी लगा रहा है। गोवर पर उस पे तो अस्तगफुरुल्लाह। चीपा लिखा हुआ है। तूने लगाई है बच्चे, तूने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में वो आपसे क्या कह रहे हैं कि व्हाट फैक्टर मेक अ फिशन रिएक्शन डिफिकल्ट टू अचीव। वो कौन सा फैक्टर है जो कि फिशन रिएक्शन को अचीव करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है? तो हमें पता है कि फिशन रिएक्शन के लिए आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिशन रिएक्शन होगा, अदरवाइज आपका फिशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए। कितना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए? मिलियंस ऑफ डिग्री का आपको टेम्परेचर चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको बहुत ही ज्यादा प्रेशर चाहिए। हाई प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तभी आपका फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल है। तो यही फैक्टर्स हैं कि अगर आपका प्रेशर लो हुआ, कि अगर आपका टेम्परेचर कम हुआ, तो आपका जो फिशन रिएक्शन है वो उसको अचीव करना फिजिकली पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आप आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 15 में वो आपसे क्या कह रहे हैं, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ फिशन पावर रिगार्डिंग सेफ्टी, पोल्यूटेंट्स एंड रिसोर्सेज। तो आपको पता है कि फिशन जो प्रोड्यूस करता है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। हमने देखा था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आपकी एनर्जी रिलीज होती है एक फिशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और
जिसमें से आपको पता है कि जीरो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करती हैं। फिशन रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें आपको सेफ्टी का भी इख्तियार रखना चाहिए। और जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको आपको ऐसे ही नहीं ज़ाया कर देना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से। हम रेडियो एक्टिव वेस्ट को कहाँ पे ज़ाया करते हैं, हम एक लेड का बॉक्स बनाते हैं, उस लेड में सारा का सारा वेस्ट डालते हैं और वो जेर ज़मीन समुंदर में बहुत अंदर उसको डीप कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वेस्ट को ज़ाया किया जाता है। इसको हम आम समंदर में ऐसे नहीं फेंक सकते क्योंकि एक्वेटिक लाइफ है, वो सारी डैमेज हो सकती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। व्हाट इज बैकग्राउंड रेडिएशन स्टेट टू सोर्सेज। अब मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था बैकग्राउंड रेडिएशंस कौन सी रेडिएशंस होती हैं। ऐसी रेडिएशंस जो कि आउटर स्पेस से आ रही हो, यानी आसमान से आ रही हो, आउटर स्पेस से, उनको बैकग्राउंड रेडिएशंस कहा जाता है। इसका एक और नाम है, इसको कॉस्मिक रेस भी बोला जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे एक बैकग्राउंड रेडिएशन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो उसका नाम है रेडॉन। रेडॉन एक कॉस्मिक रेज है जो कि आउटर स्पेस यूनिवर्स से आ रही होती है, आसमान से, ठीक है, जिसको कॉस्मिक रेस भी बोलते हैं और बैकग्राउंड रेडिएशंस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17 में वो आपसे क्या पूछ रहा है, इफ समवन स्वेलो एन अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल विच इज मोर डेंजरस। अगर आप एक अल्फा पार्टिकल खा लें या बीटा पार्टिकल खा लें तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा डेंजरस आपके लिए कौन सा होगा। तो अगर आप अल्फा या बीटा दोनों खा लें तो आपके लिए जो सबसे नुकसानदेह है वो है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल आपको ज्यादा नुकसान देगा आपकी बॉडी को। ऐसा क्यों, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है आपको पता है उसकी आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा है। वो आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करता रहेगा, यानी आपकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो आपकी बॉडी इसमें से जब आयनाइजेशन होती रहेगी तो वो डिसऑर्डर होता जाएगा, ठीक है। आपके टिश्यूज डैमेज करेगा, आपके ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। वेयर एस बीटा पार्टिकल्स की जो आयनाइजेशन पावर है वो कम है, तो वो इतना डैमेज नहीं है आपके लिए। मगर अल्फा पार्टिकल अगर आप स्वेलो कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच डोज मोर एनर्जी। वो कह रहा है कौन सी डोज के पास ज्यादा एनर्जी है, 10 मिली ग्रे के पास या 1 मिली ग्रे एंटायर बॉडी। अगर आप 10 मिली ग्रे अपने हाथ पे लगा लें, इसके पास ज्यादा एनर्जी है, क्या 1 मिली ग्रे आप अपनी बॉडी पे पूरा लगा लें, ठीक है। तो मोइस बेटा ये लाइंस रिमूव करें। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर है आपके पास कि अगर आप 1 मिली ग्रे तो अपनी इंटायर बॉडी पे कर ले, मोर टोटल एनर्जी, बिकॉज द डोज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया। क्योंकि हमने पढ़ा था कि डोज का डेफिनेशन ही ये थी कि जितना सरफेस एरिया पे आपकी रेडिएशन कवर होती है उतना नुकसानदेह होती है आपके पास। अगर आप 1 मिली ग्रे की रेडिएशन अपनी पूरी बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी ने ज्यादा डोज कवर की है, ज्यादा बॉडी का एरिया कवर की है। दैट्स वाई वो आपको ग्रे इंटायर बॉडी पे ज्यादा नुकसानदेह एज कम्पेयर टू अगर आप 10 मिली ग्रे की रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ पे लगाएं, क्योंकि हाथ का एरिया कम जब हो, बात सर बॉडी का एरिया ज्यादा है आपके पास, ठीक है। बात समझ आ गई मेरी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 के 1 मिली ग्रे आपके कंप्लीट हैंड पे वो ज्यादा आपके लिए डेंजरस है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, ये आपकी वेबसाइट भी है। व्हाट इज अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर, डिस्क्राइब एप्लीकेशंस। अब रेडियो एक्टिव ट्रेसर क्या होता है, मैंने आपको बताया था किसी भी रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए जिस आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है उसको रेडियो एक्टिव ट्रेसर बोला जाता है। ट्रेसर बेसिकली क्या होते हैं, ये आइसोटोप्स ही होते हैं, किसी भी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं जिनसे आप रेडिएशन का पाथ डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि रेडिएशन ने कौन सा पाथ फॉलो किया है, रेडिएशन कहाँ से आई है। तो बेसिकली हम वहां पे ट्रेसर्स लगा देते हैं तो हमें पता चल जाता है ये रेडिएशन यहाँ से आई है। बात समझ आ गई आपको। तो ये था आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास ट्रेसर की एग्जांपल, आयोडीन 131। तो आयोडीन 131 हमारे पास एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर है जो कि वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। थायराइड ग्लैंड, गले में कोई भी इंफेक्शन वगैरह देखने के लिए जो एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं आयोडीन 131। ये एमसीक्यूज भी आपके पास आ सकता है। एक और रेडियो एक्टिव ट्रेसर है आपके पास जिसको आप फास्फोरस 32 बोलते हैं। ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर में। और इंडस्ट्री में रेडियो एक्टिव ट्रेसेस को रेडिएशन लीकेज के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है कि कहीं कभार कहीं जगहों पे रेडिएशन लीक हो रही होती है, तो हमें कैसे पता चलता है यहाँ से रेडिएशन लीक हो रही है, तो वहां पे हमने ट्रेसेस लगाए होते हैं जो कि डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये था हमारे पास एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन रेडियो एक्टिविटी हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ अ कैंसर। आप रेडियो एक्टिविटी को इस्तेमाल करके कैसे किसी भी कैंसर का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कैंसर के इलाज के लिए हम कौन सी रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, हाई एनर्जी की रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। और हाई एनर्जी रेडिएशन हमारे पास कौन सी है, गैमा रेडिएशन। ठीक है, गैमा रेडिएशन हमारे पास हाई एनर्जी की रेडिएशन है। और गैमा रेडिएशन की सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो है आपके पास कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 को हम कैंसर के ट्यूमर के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेडियोथेरेपी। ठीक है, तो वो कौन सा एलिमेंट है जो कि ट्यूमर सेल को किल करने के इस्तेमाल किया जाता है, वो है कोबाल्ट 60, जो कि एक आपके पास रेडियो एक्टिव ट्रेसर है जो कि कैंसरियस सेल को या ट्यूमर वगैरह को बॉडी के अंदर किल करने के लिए, सेल्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेडियोग्राफी। तो ये थे लास्ट चैप्टर के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ ले। ये नोट्स आपके साथ अभी शेयर कर दिए जाएंगे। आप लोग क्लास में रहें, मैं अटेंडेंस आप लोगों की मार्क कर लूँ बेटा। Oh my God. सर जी कोई और क्लास भी है? कोई और मतलब? ये लास्ट क्लास थी गौर भाई। ओहो मैं लेट हो गया हूँ।